हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम टू लर्निंग विद पेज। तो आज हम क्लास 8 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का 6th चैप्टर कर रहे हैं एंड 6th चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो जो ये 6th चैप्टर है ना, इसकी हम ऑलरेडी 2 वीडियोस कर चुके हैं। अगर ये दोनों वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, दोनों वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी इस पूरी सीरीज़ की, राइट। और ये है इस 6th चैप्टर की 3rd वीडियो। तो इस 3rd वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। So the first guideline that the police has to follow is the police officials who carry out the arrest and interrogation should wear clear, accurate and visible identification and name tags with their designation. What does that mean? कि जो पुलिस अधिकारी किसी को अरेस्ट करने जा रहा हो या किसी से पूछताछ करने जा रहा हो तो उस पुलिस अधिकारी के पास अपना आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब एक पहचान उसके पास होनी चाहिए, प्लस नेम टैग उसके पास होना चाहिए एंड नेम टैग के साथ साथ जो उनकी डेजिग्नेशन है वो भी लिखी हुई होनी चाहिए। आपने कभी देखा होगा कि जो पुलिस की वर्दी होती है उस पर नेम टैग लिखा हुआ होता है, साथ में डेजिग्नेशन लिखी हुई होती है कि वो इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल हैं या क्या हैं। तो सारी आइडेंटिफिकेशन साथ में होनी चाहिए और ये जो आइडेंटिफिकेशन है, नेम टैग्स हैं एंड डेजिग्नेशन जो लिखी हुई होती है ये क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट मतलब करेक्ट होनी चाहिए, विजिबल मतलब साफ साफ विजिबल होनी चाहिए, दिखाई देने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट गाइडलाइन है अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। एक मेमो तैयार किया जाता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जो तैयार करना होता है गिरफ्तारी के टाइम पर, और इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि इसमें टाइम और डेट लिखा जाता है कि कब अरेस्ट किया गया, किस टाइम पर अरेस्ट किया गया। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। साथ ही साथ इस मेमो पर एक विटनेस के साइन भी होने चाहिए होते हैं, मतलब एक गवाह के साइन जरूर होने चाहिए, और जो वो गवाह है वो उस अरेस्टेड इंसान का फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या फिर उसका एक दोस्त भी हो सकता है। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। दैट मीन्स कि जब अरेस्ट मेमो तैयार किया जाता है तो उस पर जो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति है उसके भी साइन होते हैं। तो हमने क्या देखा कि एक मेमो तैयार किया जाता है अरेस्ट के टाइम पर, और फिर उसमें डेट एंड टाइम लिखी जाती है कि किस टाइम पर अरेस्ट किया गया उस पर्सन को और कौन सी डेट को किया गया, प्लस साथ ही साथ उसके फैमिली मेम्बर के या उसके किसी दोस्त के उस पर दस्तखत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक गवाह के रूप में आगे आते हैं, प्लस उस अरेस्ट मेमो पर उस इंसान के भी साइन लिए जाते हैं जिसे अरेस्ट किया जा रहा हो, जिसे गिरफ्तार किया जा रहा हो। थर्ड गाइडलाइन है द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटेरोगेटेड। दैट मीन्स कि वो इंसान जिसे अरेस्ट किया जा रहा हो या कस्टडी में लिया जा रहा हो या जिसे पुलिस पूछताछ के लिए लेके जा रही हो, उस इंसान के पास ये अधिकार है कि वो इस बारे में जानकारी अपने रिलेटिव्स को दे सकता है, अपने फ्रेंड को दे सकता है या अपने वेल विशर्स को दे सकता है। वेल विशर्स का मतलब होता है शुभ चिंतक, मतलब जो उसका भला चाहते हैं। तो उस इंसान के पास ये अधिकार है कि वो इन तीनों में से किसी को ये बता सकता है कि पुलिस उसे किस वजह से लेकर जा रही है और किस थाने में लेकर जा रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन वो अरेस्टेड पर्सन अपने फैमिली मेम्बर को या वेल विशर्स को दे सकता है, ये उसका अधिकार होता है। नाउ फोर्थ गाइडलाइन इज व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव्स लीव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट। दैट मीन्स कि जो गिरफ्तार इंसान है उसके जो फ्रेंड एंड जो फैमिली और रिलेटिव्स हैं, अगर वो उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहते हों, मतलब उस ज़िले से बाहर रहते हों या कस्बे से बाहर रहते हों या शहर से बाहर रहते हों, तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के बीच बीच में उस गिरफ्तार व्यक्ति के फैमिली को एंड रिलेटिव्स को ज़रूर इन्फॉर्म करे कि उस गिरफ्तार व्यक्ति को किस टाइम एंड किस प्लेस से अरेस्ट किया गया एंड उसे अरेस्ट करके कहाँ लेकर जाया गया। वेन्यू का मतलब होता है जगह और प्लेस, कस्टडी का मतलब होता है हिरासत। तो मतलब उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, पुलिस की ये ड्यूटी है कि उस गिरफ्तार इंसान के फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, वेल विशर्स को ये ज़रूर बताए कि उस व्यक्ति को किस टाइम गिरफ्तार किया गया, किस जगह से गिरफ्तार किया गया और जब उसे हिरासत में लेके जाया गया तो कहाँ लेकर जाया गया, उसका वेन्यू भी बताना पड़ता है। तो ये ड्यूटी होती है पुलिस की, और ये जो जानकारी है ये 8 से 12 घंटे के बीच बीच में दी जानी होती है।
यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पुट किए गए हैं, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, सिर्फ आपका एक पर्सपेक्टिव देखने के लिए ये क्वेश्चन डाले गए हैं, तो एक बार इनको जरूर रीड कर लेना। ओके, तो अब बात करते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में, FIR। इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR, मतलब पहले FIR दर्ज होती है, दैट द पुलिस कैन बिगिन विद द इन्वेस्टिगेशन। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है किसी अपराध के लिए। तो मतलब अगर कहीं पर अपराध हुआ है तो उसकी पहले FIR पुलिस को दी जाती है, FIR दर्ज करवाई जाती है, और फिर FIR दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी आपको याद रखना है कि पहले FIR होती है और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब जो ये जांच पड़ताल है वो कानून के तहत रहकर होती है, कानून को नहीं तोड़ सकती पुलिस। तो जो भी कानून के द्वारा गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पुलिस को क्या क्या गाइडलाइन एंड प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, तो पुलिस को वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। द लॉ स्टेट्स, दैट मीन्स कि कानून में ये कहा गया है, वेन एवर अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन पुलिस स्टेशन, देन द इंचार्ज ऑफिसर ऑफ दैट पुलिस स्टेशन हैज़ टू फाइल एन FIR इमीजिएटली। दैट मीन्स कि कानून में ये कहा गया है, वेन एवर अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन, जब कोई इंसान ये सूचना देता है कि कहीं पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है एक ऐसा क्राइम, एक ऐसा अपराध जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हुआ है, और इस कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास ये राइट होता है कि वो विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट उस इंसान को गिरफ्तार कर सकता है, राइट। तो अगर कोई व्यक्ति पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कहीं पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उस थाने का जो ऑफिसर इंचार्ज है उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो फटाफट से FIR को दर्ज करे, FIR फटाफट से बनवाए। अब जो ये FIR होती है और जो ये इन्फॉर्मेशन होती है, ये या तो ओरली दी जाती है या फिर राइटिंग में दी जाती है। मतलब जो इंसान गवाही देगा या जो इंसान इस कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताएगा, ये जो ऑफेंस को बताया जाएगा ये ओरली भी बताया जा सकता है या फिर राइटिंग में भी बताया जा सकता है, राइट। मतलब पुलिस को सूचना किसी भी तरीके से दी जा सकती है, या तो मौखिक या फिर लिखित। नाउ द FIR यूजली मैंशंस, FIR में क्या क्या मैंशन होता है, क्या क्या बताया जाता है, डेट बताई जाती है, समय बताया जाता है, प्लेस ऑफ ऑफेंस कि कहाँ पर ये अपराध हुआ है उस जगह के बारे में भी बताया जाता है, एंड डिटेल्स द बेसिक फैक्ट ऑफ ऑफेंस, और जो अपराध हुआ है उसके जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सभी डिटेल उसमें लिखी जाती हैं FIR में, इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, और जहाँ पर वो अपराध हुआ है उसकी सारी घटनाएं इसमें इंक्लूड होती हैं, राइट। FIR में ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, डेट, टाइम, प्लेस और सारी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट की जो वारदात हुआ है उसको उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो सारा बताया जाता है। अब ये ओरली भी हो सकता है एंड लिखित वे में भी हो सकता है। If known, the identity of accused persons and witnesses is also mentioned. That means कि अगर अपराधी का पता हो तो उस अपराधी का नाम भी लिखा जाता है FIR में, और जो विटनेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनके बयानों को भी लिखा जाता है FIR में। FIR also states the name and address of the complainant. कंप्लेनेंट का मतलब होता है जिसने शिकायत दर्ज की है। तो जिस व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की है उसका नाम लिखा जाता है FIR में, और उसका पूरा पता लिखा जाता है कि वो कहाँ पर रहता है। There is a prescribed form in which the police registers an FIR. मतलब पुलिस के पास एक खास तरीके का फॉर्म होता है जहाँ पर FIR दर्ज की जाती है, और इस FIR पर फिर कंप्लेनेंट के साइन भी लिए जाते हैं। मतलब जिसने शिकायत दर्ज की है उस इंसान के साइन लिए जाते हैं, उसका नाम भी लिया जाता है, उसका एड्रेस भी लिया जाता है, और जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की है या FIR लिखवाई है, उस इंसान के पास ये कानूनी अधिकार है कि वो पुलिस से इस FIR की एक कॉपी मांग सकता है। अब आगे देखते हैं किसके रोल के बारे में पढ़ेंगे हम। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग, मतलब कि जो भी अपराध हुआ है, ऑफेंस का मतलब होता है इलीगल एक्शन,
कोई भी अपराध हुआ हो या आपराधिक उल्लंघन हुआ हो, उसको जनता के विरुद्ध माना जाता है, मतलब पब्लिक रोंग माना जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये नेक्स्ट लाइन में दिया गया है। इट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम्स बट अगेंस्ट सोसाइटी एज अ होल। इस लाइन का मतलब है कि जनता के विरुद्ध उस अपराध को इसलिए माना जाता है कि जो ये अपराध होता है ये सिर्फ विक्टिम को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है, और ये अपराध सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये अपराध है वो इंडिविजुअल के साथ हुआ, एक व्यक्ति के साथ हुआ, है ना, और वो व्यक्ति विक्टिम है। विक्टिम होता कौन है? जिस पर अपराध होता है, जिसका नुकसान होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंडिविजुअल पर अपराध हुआ, उसी का नुकसान हुआ, तो इसे सोसाइटी के खिलाफ अपराध क्यों माना जाता है? देखिए, उसका रीज़न ये है, अब जिस इंसान के साथ अपराध हुआ है वो भले ही इंडिविजुअल है, लेकिन वो किसका हिस्सा है? वो इस सोसाइटी का हिस्सा है, वो इस समाज का हिस्सा है। ये सोसाइटी किससे मिलकर बनी है? हर एक इंडिविजुअल से मिलकर बनी है। तो इस सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उसमें से चाहे एक इंसान के साथ अपराध हो, एक इंसान विक्टिम हो, लेकिन उसका पूरा इन्फ्लुएंस या जो पूरा प्रभाव है वो पूरी सोसाइटी पर पड़ता है, क्योंकि ये व्यक्ति इस समाज का हिस्सा है। तो इसी वजह से कहा गया है कि जो भी अपराध एक व्यक्ति के साथ हो तो वो विक्टिम को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो अपराध सोसाइटी के अगेंस्ट होता है और वो सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचाता है। आपने पिछले चैप्टर में सुधा का केस पढ़ा कि डाउरी डेथ हुई थी सुधा की, दैट मीन्स कि दहेज के नाम पर उसे मारा गया था। अब जो ये केस है, इट वॉज अगेंस्ट द एक्यूज्ड लक्ष्मण एंड हिज फैमिली। जो आरोपी थे इसमें कौन थे? लक्ष्मण और उसकी फैमिली मेंबर, जैसे कि उसकी मदर इसमें इन्वॉल्व थी। तो लक्ष्मण ने और उनकी मदर ने मिलकर सुधा को मार दिया था। अब जो ये केस है ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? स्टेट के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। तो स्टेट के द्वारा प्रेजेंट करने के बाद इस केस का क्या नाम था? स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। अब स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स क्यों है? दैट मीन्स कि जो आरोपी है उसके वर्सेस में कौन लिखा गया है? स्टेट, ना कि सुधा। इसीलिए क्योंकि सुधा जो है वो इस समाज का हिस्सा थी और उसे मार दिया गया, और जिसने मारा वो इंसान होंगे एक्यूज्ड, और वो जो एक्यूज्ड पर्सन है उन्होंने अपराध समाज के खिलाफ किया, इसीलिए स्टेट वर्सेस अपराधी होता है, मतलब पूरा समाज वर्सेस वो इंसान जिसने अपराध किया है। तो स्टेट वर्सेस क्रिमिनल, तो क्रिमिनल में उन लोगों का नाम आएगा जिसने अपराध किया है। इसीलिए सुधा का जो केस था दैट वाज कॉल्ड एज स्टेट वर्सेस लक्ष्मण एंड अदर्स। सिमिलरली द अबव केस कैन बी कॉल्ड एज स्टेट वर्सेस शांति हेमब्राम, क्योंकि शांति पर आरोप लगे थे, इसीलिए शांति का नाम क्रिमिनल में डाला गया, ऑल्दो शी वॉज इनोसेंट। लेकिन जो केस है उस केस को तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना, स्टेट वर्सेस क्रिमिनल, और क्रिमिनल की जगह उस इंसान का नाम आ जाएगा जिस पर आरोप लगाया गया है। तो इस केस को मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेमब्राम नहीं कहा जाएगा, बल्कि स्टेट वर्सेस शांति हेमब्राम कहा जाएगा। दैट मीन्स कि जब कोई केस चलता है तो जिस पर आरोप लगाया जाता है या जो अपराधी होता है उसका नाम आता है वर्सेस स्टेट आता है। ओके, तो शायद आप समझ गए होंगे कि अब ये स्टेट वर्सेस क्रिमिनल का नाम क्यों लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ अपराध हुआ है वो स्टेट का हिस्सा है, वो समाज का हिस्सा है, इसी वजह से। और जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उसे वर्सेस में रखा जाता है कि उसने पूरे समाज के खिलाफ अपराध किया है। इन कोर्ट, अदालत में, इट इज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब ये सरकारी वकील जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? एक तो होता है स्टेट, और वर्सेस में होते हैं वो लोग जिन पर एक्यूजेशन किया जाता है। तो मैं यहाँ पर एक्यूज्ड लिख दूँ तो आप समझ जाएंगे, राइट? हाँ, अब जो यहाँ पर ये स्टेट है इसको कौन रिप्रेजेंट करते हैं? इसको करते हैं रिप्रेजेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दैट मीन्स जो सरकारी वकील होते हैं। और एक्यूज्ड पर्सन का जो लॉयर होता है उसे कहते हैं डिफेंस लॉयर। डी से डिफेंस, एल से लॉयर, दैट मीन्स कि जो बचाव पक्ष के लिए काम करते हैं।
अब इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है कि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है एंड जो ये एक्यूज्ड पर्सन है इसका अपराध साबित करता है। और डिफेंस लॉयर का काम क्या है, ये अपने क्लाइंट को बचाता है, इसकी बचाव करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है कि इस पर जो आरोप लगे हैं वो झूठे साबित हो जाएं। समझ गए? एक तो ये चीज़ थी समझने वाली। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आगे बढ़ते हैं कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो काम है वो कब स्टार्ट होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लेती है और फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करती है, फिर एक राय बना लेती है, अपना एक ओपिनियन बनाती है और फिर उन सबूत को इकट्ठा करके एक चार्जशीट तैयार करती है और उस चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट करती है और फिर मुकदमा वो बन जाता है और फिर वकील का काम आता है। अब जो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं इनका इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल नहीं होता, इनफैक्ट किसी भी लॉयर का इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन का काम होता है पुलिस का और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद एक ओपिनियन बनाने के बाद सारे एविडेंसेस को उस चार्जशीट में लगाकर उस चार्जशीट को या आरोप पत्र को कोर्ट में दर्ज कर देती है और फिर काम आता है किसका, वकील का। फिर जो वकील हैं वो आकर केस लड़ते हैं। The prosecutor must conduct the prosecution on behalf of the state. That means कि जो prosecutor है इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है prosecution का। prosecution का मतलब क्या होता है कि अदालत में जब किसी के विरुद्ध केस लड़ा जाए तो जो एक्यूज्ड पर्सन है उसका अपराध साबित करने की प्रक्रिया को प्रोसिक्यूशन कहते हैं। दैट मीन्स कि प्रोसिक्यूटर का काम है कि जिस पर अपराध लगे हुए हैं उसका अपराध साबित करे, उसको गिल्टी घोषित करे। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऑफिसर होने के नाते, क्योंकि ये न्यायालय का ऑफिसर होता है, तो एक ऑफिसर होने के नाते इसकी ये ड्यूटी है कि वो इम्पार्शली एक्ट करे, मतलब बिल्कुल भी पक्षपात ना करे, झूठे इल्जाम ना लगाए, बल्कि जो सच्चाई है उसको सामने रखे एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटेरियल फैक्ट्स विटनेसेस एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट। मतलब अदालत के सामने, जज के सामने सारे एविडेंसेस सच रखे, कुछ भी उसमें झूठ ना हो और पक्षपात से कुछ भी काम ना करे, कहीं भी पार्शलिटी ना करे और सारे गवाह और जो बयान है, जो सबूत हैं, उन सभी को मतलब जो वो पुख्ता सबूत होते हैं उन सभी को कोर्ट में पेश करे ताकि जो जजमेंट है वो अच्छे से दिया जा सके और जजमेंट बिल्कुल सच्चा हो और बिल्कुल रेशनल हो, जिससे जज को भी मदद मिलती है कि वो अपना जजमेंट, वो अपना फैसला अच्छे से दे पाए। का जो फैसला है ना वो इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर भी डिपेंड करता है। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एविडेंसेस सही रखते हैं, सारे फैक्ट्स जज के सामने रखते हैं, तो जजमेंट भी उसी तरीके से अच्छा आता है और लोगों को इंसाफ मिलता है। तो इसीलिए जो मेन एक्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वो है कि उसे इम्पार्शियल एक्ट करना चाहिए, मतलब बिना पक्षपात के काम करना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर का ये पार्ट 3 ख़त्म करते हैं। आगे जो वीडियो होगी उसमें ये लेसन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम जज का रोल पढ़ेंगे और फेयर ट्रायल के बारे में पढ़ेंगे। तो उन दोनों को हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितना मैंने अभी पढ़ाया है इसको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, अदर सोशल मीडिया अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड आपको जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। So thank you for watching my video and thank you for visiting my channel. This side Priyanka Gaur. I wish you all the best. Keep learning.